एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 60। 59 हो चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 60 शुरू करने वाले हैं। 100% करेंगे और HSSC के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे वो ध्यान रखना, 59 हमारे हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट। 60वां आज हम करने लग रहे 60 नंबर का। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा नॉलेज हब, वहाँ पर अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पर इनकी PDF है। नॉलेज हब 7900 के नाम से टेलीग्राम चैनल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 60 स्टार्ट करने वाले हैं। CET का पेपर है इसी हफ्ते में, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट अकेडमी द्वारा तैयार की गई है। ये हेल्पलाइन नंबर है। कोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरियाणा CET प्रैक्टिस सेट नंबर 60 शुरू करते हैं। जीके, कंप्यूटर, हिंदी, हरियाणा जीके, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर सेम पैटर्न पर है जो HSSC ने सिलेबस दिया है उसी के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जीके का है। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? देखो, वैसे हमने पढ़ी है बौद्ध संगति कितनी हुई थी, 4, लेकिन टोटल अगर हम चेक करें तो बौद्ध संगति 6 हो चुकी हैं। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहली हुई थी, सबसे पहले वाली जो बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी? 483 में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह के अंदर। किसका, जो कौन था? अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु। और बुद्ध गुरु कौन था? वो था महाकश्यप, ठीक है। और इसमें जो है सूत पिटक और विनय पिटक 2 चीज़ लिखी गई थी। सूत पिटक और विनय पिटक ये दोनों लिखे थे। सूत पिटक किसने लिखा था? आनंद ने। और विनय पिटक किसने लिखा था? उपाली ने लिखा था। पहली बौद्ध संगति 483 में राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु के काल में महाकश्यप ने अध्यक्षता करी थी। सूत पिटक लिखा था आनंद ने और विनय पिटक लिखा था उपाली ने। अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगति की। कब हुई थी? 383 में, लगभग 100 साल के बाद। कहाँ पर हुई थी ये? वैशाली के अंदर, ठीक है। कौन था राजा? कालाशोक के शासनकाल में। हेड किसने करा था? ये अध्यक्षता करी थी सभाकर्मी ने, ठीक है। 383 के अंदर दूसरी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली के अंदर। तीसरी हुई थी लगभग 250 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहाँ पर हुई थी ये? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी ये? पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, ठीक है। चौथी की बात करें, चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? 1st सेंचुरी के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर के अंदर। कुंडलवन कश्मीर के अंदर है। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और किसने अध्यक्षता करी थी? वासुमित्र ने करी थी, वासुमित्र ने। चौथी जो बौद्ध संगति थी, चौथी बौद्ध संगति थी, इसमें जो बौद्ध धर्म वो 2 भागों में बट गया था, हेनयान और महायान के अंदर, ठीक है। ये चारों बौद्ध संगति हमने देखी है। इसके अलावा 2 और हुई हैं बाद में। 5वें नंबर की हुई है बर्मा के अंदर, मांडले में, 1871 के अंदर। छठी है ये रंगून के अंदर हुई है। ये बर्मा की जो राजधानी है वहीं पर हुई थी ये भी। और ये हुई थी 1954 से लेकर 1956 तक। 5वीं और छठी दोनों बर्मा के अंदर हुई हैं, जो म्यांमार बोलते हैं बर्मा, वहाँ पर, ठीक है। 5वीं हुई थी 1871 में, छठी हुई थी 1954 के अंदर। 6 की 6 बौद्ध संगति देखिए, मेन 4 हैं। पहली हुई थी अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथा है कनिष्क। तो दूसरी पूछा है, देखो, पहली हुई थी अजातशत्रु के, दूसरी हुई थी कालाशोक के, तीसरी हुई थी अशोक के और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, चौथी हुई थी। ये चारों तो आपको ध्यान में रखनी है। पहली हुई थी 483 के अंदर, दूसरी हुई थी 383 के अंदर, तीसरी हुई थी लगभग 250 के अंदर और चौथी हुई थी पहली शताब्दी के अंदर। ये सारी बात इसमें हमने ध्यान रखनी है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? कालाशोक। प्रश्न नंबर दूसरा है, किस 2 राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन में जीता था? दक्कन का जो एरिया है वहाँ पर किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने जीता था? अहमदनगर, बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा, या फिर गोलकुंडा और अहमदनगर? तो वो जीता था बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर जीता था 1686 में और गोलकुंडा जीता था 1687 में। ये 2 जीते थे दक्कन विजय में औरंगजेब ने। और इनसे पहले अहमदनगर तो काफ़ी पहले जीत चुका था औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा 2 जीते थे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? इन चारों में से चंपारण, बेगू, बारदोली और बिजोलिया। चंपारण कब हुआ था?
1917 के अंदर। ठीक है, चंपारण कब हुआ था? 1917 के अंदर। बारदौली की बात करें, बारदौली कब हुआ था? 1928 के अंदर। बेगू कब हुआ था? 1921 के अंदर। और जो बिजोलिया है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1897 के अंदर। ये 4 आंदोलन, इनमें सबसे पहला कौन सा हुआ था? फिर बिजोलिया का आंदोलन हुआ था 1897 में। कहाँ पर हुआ था ये? राजस्थान के अंदर। ठीक है, चंपारण हुआ था 1917 में। अच्छा, एक दो और भी किसान आंदोलन था। एक आपने सुना होगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1921 के अंदर। किसान आंदोलन था ये भी, मोपला विद्रोह 1921 में। एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के लिए, खेड़ा सत्याग्रह, ये हुआ था 1918 के अंदर। चंपारण 1917, उसके बाद खेड़ा 1918, मोपला 1921, बारदौली 1928, बेगू 1921 और बिजोलिया हुआ था 1897 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? बिजोलिया। कहाँ पर हुआ था ये? राजस्थान के अंदर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत संसद का सचिवालय, जो सेक्रेटेरिएट होता है पार्लियामेंट का, संसद एक कार्य मंत्री के अधीन भी नहीं होता, सरकार से स्वतंत्र है, राष्ट्रपति के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं। जो सेक्रेटेरिएट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। सचिवालय के अंदर आईएएस जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बैठते हैं, सारे रूल्स वगैरह जो सभी के वहीं से बनते हैं। तो सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस की, किसी भी पार्टी की, कोई सीएम बने, कोई पीएम बने, कोई चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे कोई कुछ भी बने, सेक्रेटेरिएट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी कार्यशैली वहीं चलेगी, वही नियम उस पर चलेंगे। इतना है कि जिस पार्टी की सरकार बनेगी वो अपने फेवर में कुछ नई चीज़ें शुरू करवा सकती है, कुछ पुरानी हटवा सकती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता सरकार से। सरकार से स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है सेक्रेटेरिएट। हरियाणा का सेक्रेटेरिएट की बात करें तो वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। सचिवालय का हरियाणा का चंडीगढ़ के अंदर है। प्रश्न नंबर 5 है, पीवीटीजी ग्रुप है ये, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, असुरक्षित जनजातीय समूह। असुरक्षित जनजातीय समूह के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है, क्या गलत है। पीवीटीजी देश के 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करते हैं। स्थिर और कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। देश में अब तक 95 पीवीटीजी आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। और चौथा है कि पीवीटीजी की सूची में इरुला और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ भी शामिल की गई हैं। तो इसके बारे में आपको समझा दूं मैं। पीवीजीटी क्या होती है? जो वो जनजातियाँ जो लुप्त होने को है, जो बहुत कम हो चुकी है, जिनकी जनसंख्या बहुत कम बच चुकी है, वो है इसके अंदर। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? ये ग्रुप बनाया था ना, ये कब बनाए गए थे? पीवीजीटी का ये बनाया था चौथी जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर। कौन सा कमीशन था? ये कमीशन था डेबर कमीशन। कौन सा कमीशन था? डेबर कमीशन की सहायता से बनाई गई थी। रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने? 1960-1961 की बात है। ठीक है, तो इसका क्या काम है? ये देश के 18 राज्य और संघ शासित में जो निवास करते जनसंख्या उनके बारे में है। ठीक है, मतलब जनसंख्या जिनकी कम हो रही है वो मानदंड इनका है, मतलब जो जनजाति जिसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है वो इसके अंदर शामिल करती जा रहे हैं। जो जनजाति बच रही है ना, उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है तो उनको इसमें शामिल किया जाता है। देश में अब तक 95 नहीं, देश में अब तक सिर्फ 75 ही है। 75 पीवीटी ग्रुप्स है, ये ट्राइबल है, 75 जनजाति समूह है, 95 नहीं है, ये 75 है वो समूह, 95 नहीं 75 समूह के। तीसरा कथन गलत है। इरुला और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल है, बिल्कुल। इरुला कहाँ की है? इरुला है तमिलनाडु की, और कोंडा रेड्डी ये है आंध्र प्रदेश की। कोंडा रेड्डी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की है कोंडा रेड्डी। तो इसमें जो तीसरा कथन है यहाँ पर 95 की जगह 75 आएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है। पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, जो जनजातीय समूह है ना, जो खत्म होने को है, जिनकी जनसंख्या बहुत कम हो रही है, उनके बारे में ये दिया गया है सारा का सारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, ये आपको मिलान करना है। नीली, काली, पीली और धूसर क्रांति किस किस से संबंधित है? ठीक है, ये आपको इसमें बताना है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। देखो, अगर नहीं भी आए तो भी आपको ध्यान रखना है। देखो, पीली क्रांति तिलहन से है, ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम से है। इस हिसाब से जो इसमें मैच कर रखा है वो आपको इसमें बताना है। अगर आपको हिंदी में नहीं आए तो आप इंग्लिश में देख लो, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश में देख सकते हो। देखो, ब्लू है पानी पानी, और पानी में कौन रहती है? मछली। समझ गए? काली क्रांति पेट्रोलियम से,
येलो क्रांति जो तेल होता है वो हमारा क्या होता है, पीला होता है। जो हम मानते हैं भाई सरसों का तेल देख लो, तिलहन से निकलता है तो पीला तेल होता है वो, इसलिए। ग्रे ये होती है फर्टिलाइजर से, जो खाद होती है वो हमारी ग्रे रंग की होती है। ऐसे याद रख लो, आपको आसानी से याद हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3। ये क्रांति किससे संबंधित है, वो सारी की सारी। नीली क्रांति है मत्स्य पालन से, ठीक है। काली क्रांति है पेट्रोलियम से, पीली क्रांति है तिलहन से, और दूसरी क्रांति है उर्वरक से। अगला है प्रश्न नंबर 7। ये विज्ञान का प्रश्न है। यदि कोई कुर्ता या कमीज सफ़ेद है तो इसका क्या अर्थ है। सफ़ेद रंग के कपड़े का क्या मतलब है कि वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देता है, प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर लेता है, वह नीले रंग को अवशोषित करता है, वह लाल रंग को अवशोषित करता है। देखो, जो सफ़ेद और काला रंग का कपड़े में क्या फ़र्क है। सफ़ेद रंग का कपड़ा क्या करेगा, वो सारा प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। जो सारा प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट कर देगा वो सफ़ेद रंग का दिखेगा, और जो सारा प्रकाश अब्जॉर्व कर लेगा वो किस कलर का दिखेगा, ब्लैक कलर का। जो कहते हैं मैं गर्मी में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए कि काला कपड़ा है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करता है, सोखता है, वो अवशोषित करता है। सफ़ेद कपड़ा गर्मी में इसलिए पहनते हुए, सफ़ेद कुर्ते पजामे, सफ़ेद शर्ट वगैरह, उसमें गर्मी कम लगती है क्योंकि सारा प्रकाश जो है वो परावर्तित कर देता है। तो ये सफ़ेद के लिए सही है और ये काले के लिए बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि लैब में पहला जीव रसायन कौन सा बनाया था। फर्स्ट बायोलॉजिकल केमिकल कौन सा बनाया गया था लैब के अंदर आर्टिफिशियल, तो वो बनाया गया था यूरिया। कौन सा बनाया गया था, यूरिया बनाया गया था 1828 के अंदर। 1828 के अंदर सबसे पहला जो आर्टिफिशियल जो बायोलॉजिकल केमिकल बनाया गया था लैब में, वो 1828 में यूरिया बनाया गया था, और फ्रेडरिक वॉलर ने बनाया था। फ्रेडरिक वॉलर ने ये यूरिया बनाया था 1888 के अंदर, 28 के अंदर, 1828 के अंदर लैब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। इंसुलिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट इन द ह्यूमन सिस्टम। इंसुलिन जो होता है वो किसका उपापचय कंट्रोल करता है, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फिर न्यूक्लिक एसिड का, तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन किससे संबंधित है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 10 है कि भैंस के दूध में वसा कितनी होती है, फैट कितनी होती है भैंस के दूध में एवरेज लगभग। तो भैंस के दूध में जो फैट होती है वो लगभग 7 से 8% होती है, यानी कि 7.2%। भैंस के दूध में जो फैट होती है वो 7 से 8% के बीच में होती है। प्रश्न नंबर 11 है कि 2034 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है। 2034 में जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे, वैंकूवर, ओस्लो, साल्ट लेक सिटी या फिर म्यूनिच। तो ये होंगे साल्ट लेक सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर ये जगह साल्ट लेक सिटी, वहाँ पर होंगे 2034 के विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। विंटर के ओलंपिक और विंटर पैरा ओलंपिक दोनों, ठीक है। और एक कौन सी जगह है, ये उटा के अंदर है, अमेरिका के अंदर एक स्टेट है उटा, वहाँ पर है साल्ट लेक सिटी, वहाँ पर होंगे 2034 के विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स, ध्यान रखना। इससे पहले यहाँ पर 2002 में हुए थे, ठीक है, इससे पहले यहाँ पर 2002 के अंदर हुए थे, तो अब होंगे 2034 के अंदर सॉल्ट लेक सिटी, ओटा, और उटा कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है ये, ठीक है। अच्छा 2030 का पूछे तो ये तो 2034 का हो गया। अगर 2030 वाला पूछे तो 2030 का होगा फ्रेंच एल्प्स के अंदर, फ्रांस के अंदर। फ्रेंच एल्प्स जगह है फ्रांस के अंदर, वहाँ पर होगा 2030 के ओलंपिक, विंटर ओलंपिक की बात हो रही है ये, वो होंगे फ्रांस के अंदर, और 2034 वाले होंगे अमेरिका के उटा के अंदर। प्रश्न नंबर 12 है, स्वप्निल कुसले ने निशानेबाजी में भारत के लिए तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल कुसले ने किस स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता। फर्स्ट इंडियाज ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुसले ने, स्वप्निल कुसले ने। किस इवेंट में जीता इन्होंने, तो ये जीता था 50 मीटर राइफल, थर्ड पोजीशन। 50 मीटर राइफल खेलते हैं ये, जो निशानेबाजी है ये स्वप्निल कुसले, राइफल निशानेबाज है ये, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जीता, इंडिया का पहला ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है ना, उसमें हम किसी भी फाइल का जो नाम सेव करते हैं तो कितने अक्षर तक का हम नाम सेव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस भी। जो फाइल का नाम डाल देते हैं हम भाई, ABCDDF जो भी फाइल का नाम है, बीच में स्पेस भी आ गया तो कितने करैक्टर तक हम उसमें डाल सकते हैं फाइल के नेम में। जैसे फाइल का नाम डालते हैं ऑफिस डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट, ABCD कुछ भी डाल सके,
तो इसमें क्या कितने कैरेक्टर तक नाम डाल सकते हैं, वो हम डाल सकते हैं 255 कैरेक्टर तक। 255 कैरेक्टर तक हम फाइल का नाम डाल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर। जो भी फाइल है उसका नाम मैक्सिमम 255 वो लेटर जो कैरेक्टर है वो हम यूज कर सकते हैं। स्पेस भी शामिल है उसमें, जैसे राम स्पेस मोहन फाइल, तो बीच में स्पेस आएगा, वो भी इसके अंदर शामिल है। 255 कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है, किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी किस फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं। ए बिजनेस कस्टमर इन्वेंट्री एंड पेरोल रिकॉर्ड आर बेस्ट टू स्टोर इन। भाई कोई भी ऑफिस का जो काम है, भाई ये मान लो दुकान कर रखी है आपने, तो आपने कितना स्टॉक है किस चीज़ का, जैसे जेठालाल रखता है ना भाई, उस हिसाब से कितना माल बेच दिया, क्या पे रिकॉर्ड है, सारी चीज़ हम कैसे किस में लग सकते, तो हम बना के रख सकते हैं उसकी वर्कशीट में। वर्कशीट होती है जो एक्सेल के अंदर हम बनाते हैं। एक्सेल शीट के अंदर सारा रिकॉर्ड एकदम डिटेल में मिलेगा। फ्रिज इतने हैं, टीवी इतने हैं, इतने बेच दिए, इतने लेके आए थे, इतने रखे हैं, सारा रिकॉर्ड एक्सेल शीट के अंदर प्रॉपर रखा होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीटी के अंदर आएगा ये पेपर में। इसने दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या बोलते हैं। व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी कॉल्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी के अंदर जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या कैन मेमोरी। तो ये होती है कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कैम बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, CAM, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कैम इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का क्या नाम है। जो इंडियन के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक मशीन लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बनाया गया है, जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए। तो क्या नाम, किस नाम से वो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया गया है। मॉडर्नाइजेशन एक्सेलेरेटर इंडिया, ऑटोमेटेड एक्सेलेरेटर इंडिया, लॉन्च पैड एक्सेलेरेटर इंडिया या MLAI एक्सेलेरेटेड इंडिया। तो वो प्रोग्राम है लॉन्च पैड एक्सेलेरेटर इंडिया। लॉन्च पैड एक्सेलेरेटर इंडिया ये प्रोग्राम है 2018 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, मशीन लर्निंग और AI की सहायता से प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता हस्तांतरित किया था। MOU साइन करा था आयुष ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू प्रमोट रिसर्च एंड एजुकेशन इन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इट्स इंटीग्रेशन। तो ये इन्होंने करा था CSIR के साथ। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR प्लस आयुष ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 2019 के अंदर। प्रश्न नंबर 18 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। राजस्थान सबसे पहले आती है गुजरात से, गुजरात से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7, देखो गुजरात, 1 2 झारखंड, 3 मध्य प्रदेश, गुजरात, देखो गुजरात पहला तो हो गया गुजरात, फिर हो गया राजस्थान, फिर हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर है झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और रह गए एक छत्तीसगढ़। ये 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा जाती है। ठीक है, 8 राज्यों में से कर्क रेखा भारत में से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडाबेट्टी चोटी स्थित है। यानी कि जो डोडाबेट्टी जो चोटी है किस पर्वत श्रृंखला की है। डोडाबेट्टी बोलते हैं इसको हम, किस पर्वत श्रृंखला की है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की, कार्डामम या फिर नल्लामल। तो डोडाबेट्टी जो है ये है नीलगिरी की पहाड़ियों की। किसकी है, नीलगिरी की पहाड़ियों की। नीलगिरी की पहाड़ियों की हाईएस्ट चोटी का नाम है डोडाबेट्टा। अच्छा, कार्डामम हिल्स और अन्नामलाई इन दोनों की चोटी एक ही है। कहाँ पर है ये, पश्चिमी घाट के अंदर,
वेस्टर्न घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट वहाँ पर है कार्डमम हिल और अन्नामलाई। कार्डमम हिल कहाँ पर है? केरल के अंदर है। तो कार्डमम हिल और अन्नामलाई जो पश्चिमी घाट में है, इन तीनों की हाईएस्ट पीक अगर पश्चिमी घाट की पूछे, कार्डमम हिल की पूछे या अन्नामलाई की पूछे, इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामुडी। अन्नामुडी इनकी हाईएस्ट पीक है। पश्चिमी घाट जो है वहाँ पर है कार्डमम हिल्स और अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, इनकी हाईएस्ट पीक का नाम है अन्नामुडी, ध्यान रखना कई बार आया है। प्रश्न नंबर 20 और यहाँ से हरियाणा जीके शुरू हो गई। अब हम हरियाणा जीके के प्रश्न देखेंगे फटाफट से। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ नहीं पाए जाते, मतलब 4 में से 3 जगह हरियाणा के साक्ष्य मिलेंगे, एक जगह नहीं। अशोक स्तंभ बिल्कुल कहाँ पर है? ये टोपरा के अंदर है, अम्बाड़ा में। चैनती स्तूप यहाँ पे भी मिले हैं, थानेसर में भी, लेकिन सांची स्तूप में नहीं है। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। इसका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहाँ नहीं पाए जाते? ये नहीं पाए जाते सांची के अंदर। सांची जो स्तूप है यहाँ पर हरियाणा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी ये तीनों स्तूप कहाँ पर है? ये तीनों हरियाणा के अंदर ही है। प्रश्न नंबर 21 है कि हाथिनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है, इसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया, यह किस जिले में है? तो हाथिनी कुंड बैराज कहाँ पर है? ये यमुनानगर के अंदर है। यहाँ यमुनानगर में यहीं से ही जो कलेसर है वहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। हाथिनी कुंड बैराज बनाया कब गया था? 1999 के अंदर बनाया गया था। 1999 के अंदर ये पक्का बनाया गया था हाथिनी कुंड बैराज। प्रश्न नंबर 22 है कि हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए क्या योग्यता अनिवार्य करी है? जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, जैसे सरपंच के, पंच के जो भी होते हैं, उनके लिए क्या एक अनिवार्य योग्यता कर दी भाई? मास्टर डिग्री, प्राथमिकता, शैक्षणिक योग्यता, लीगल। तो वो करिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जितने भी लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे उसमें एजुकेशन मैंडेटरी कर दी, किसी के लिए 8वीं पास, किसी के लिए 10वीं पास, किसी के लिए 12वीं पास। तो शैक्षणिक योग्यता उन्होंने मैंडेटरी कर दी है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। प्रश्न नंबर 23 है कि बड़खल झील पर्यटन संकुल वर्ष कब स्थापित किया गया था? बड़खल झील जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, ये कब बनाया गया था? देखो, बड़खल झील जो बनी थी वो बनी थी 1947 के अंदर। अब अगर 1947 में ऑप्शन में होता तो 90% बच्चे 1947 लगा के आते। इसमें बड़खल झील नहीं पूछा, जो पूछा बड़खल झील पर्यटन कॉम्प्लेक्स, यानी कि वहाँ पर घूमने फिरने का, या कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1972 के अंदर। अगर 1972 ऑप्शन में नहीं तो 1973 आपको लगाना है। बड़खल झील जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बना तो था वैसे 1972 में, लेकिन कंप्लीट हुआ था 1973 के अंदर। अगर 1972 ऑप्शन में है तो 1972 लगाना है, अगर नहीं है तो 73 लगाना है, ध्यान रखना। और बड़खल झील बनी कब थी? ये बनी थी 1947 के अंदर। अलग अलग चीज़ हैं दोनों। बड़खल झील 1947 और बड़खल झील टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स ये बना था 1972-73 के अंदर। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से करी थी? नादिर शाह कौन था? जिसने करनाल की लड़ाई करी थी। करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह की करनाल की लड़ाई। तो किस हरियाणा के लेखक ने कर्जन के जो काम थे वो नादिर शाह से तुलना करी थी? हाली, बाल मुकुंद गुप्त, लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम। तो वो करी थी बाल मुकुंद गुप्त ने। बाल मुकुंद गुप्त ने जो लॉर्ड कर्जन के जो काम थे उनकी तुलना करी थी नादिर शाही से करी थी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? विच स्कीम ऑफ हरियाणा स्टेट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन? एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन पर कौन सी हरियाणा सरकार की योजना है? लालन पालन, ये तो बच्चे के पालन की योजना हो गई। अपनी बेटी अपनी शिक्षा योजना भी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अलग है। तो वो है मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 2014 के अंदर। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 5 फरवरी 2014। 5 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना शुरू की गई थी। ये एक हरियाणा स्टेट की है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना 5 फरवरी 2014 को हरियाणा में ये शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 6 है रेवड़ी कहाँ का मिष्ठान भंडार है? तो रेवड़ी है रेवाड़ी का। सारे ऑप्शन इसके गलत है, रेवाड़ी इसका आंसर आएगा, रेवाड़ी की रेवड़ी। ठीक है, या फिर इसका बांगड़ भी लगा सकते हो आप। प्रश्न नंबर 27 है कि हरियाणा में कितने लोकसभा क्षेत्र है? तो हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। रिजर्व कितनी है? 2। कौन कौन सी? एक सिरसा की और एक अम्बाड़ा की। 2 सीटें ऐसी कैटेगरी के लिए रिजर्व। टोटल 10 सीट है लोकसभा की।
राज्यसभा की कितनी है? 5। विधानसभा की कितनी है? 90। 90 में से रिजर्व कितनी है? 17। ये छोटी छोटी बातें आपको सारी ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 28 है कि 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो ये लड़ाई हुई थी पानीपत की। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, 1526, 1556 और 1761 में। 1191, 1192 तराइन की लड़ाई। सारी लड़ाई आपको करा चुका हूँ, ध्यान से करके जानिए, पेपर के अंदर आएगी आएगी 1001% आएगी। एक करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में 1739 में। सारे आपको देखने हैं ये। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये है मुरथल के अंदर। मुरथल की जगह अगर सोनीपत भी आए तो वही आंसर होगा। मुरथल किसके अंदर है? सोनीपत के अंदर है, तो सोनीपत और मुरथल इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है हाईकोर्ट कहाँ है? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है ये। प्रश्न नंबर 31 देखो भाई, प्रश्न नंबर 31 का है कि हरियाणवी रामायण किसने लिखी थी? हरियाणवी रामायण किसने रचना करी, किसने करी थी इसकी? तो यह है खुदा बख्श ने करी थी, खुदा बख्श ने। कई जगह आपको मिलेगा रामेश्वर दयाल शास्त्री भी, रामेश्वर दयाल शास्त्री भी आपको कई जगह आंसर मिलेगा, और कई जगह आपको आंसर मिलेगा गोपाल शास्त्री, मदन गोपाल शास्त्री, मदन गोपाल शास्त्री। तीनों नाम आपको देख लेना भाई। खुदा बख्श पहला ऑप्शन तो लगाना आपको, खुदा बख्श हर हाल में, अगर ये ऑप्शन भी मिल गया तो, नहीं तो फिर रामेश्वर दयाल शास्त्री, ये भी ना मिले फिर मदन गोपाल शास्त्री लगाना है। तीनों नाम आपने ध्यान रखना है हरियाणवी रामायण के संबंध में। प्रश्न नंबर 32, दयाचंद मायना हरियाणा के एक प्रतिष्ठित कौन थे? दयाचंद मायना, इनके नाम पर अवार्ड भी जाते, कौन थे ये? एक हरियाणा के कवि और लोक कलाकार थे। दयाचंद मायना हरियाणा के कवि और लोक कलाकार थे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि हरियाणा की देशांतर बताओ भाई, लॉन्गिट्यूड्स में किसके बीच में है? तो हरियाणा की जो स्थिति है वो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट के बीच में है। ये हरियाणा की लोकेशन है लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में, देशांतर रेखाओं के बीच में। 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक की है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि सदानीरा नदी कौन सी है? यानी कि जो 12मासी नदी है हरियाणा में, तो वो है यमुना नदी। बाकी सारी बारिश पर निर्भर होती है, लेकिन जो यमुना है वो हमेशा बहती रहती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। हरियाणा में कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से यमुनानगर में से प्रवेश करती है। फरीदाबाद से होते हुए आगे यूपी के अंदर चली जाती है, बीच में दिल्ली भी आता है और उसके बाद यूपी में चली जाती है। वहाँ पर प्रयागराज के अंदर ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, जो प्रयागराज जो कुंभ का मेला लगता है, तो यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि जो हरियाणा में एक नृत्य शैली लूर, लूर नृत्य के अंदर, तो लूर का क्या मतलब होता है? लूर नृत्य आपने सुना होगा, तो लूर का मतलब क्या होता है? तो लूर का मतलब होता है बालिका, एक गर्ल चाइल्ड, एक लड़की, ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 है कि हरियाणा किस रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में है? उत्तर का मतलब क्या है? उत्तर भारत, ये दक्षिणी भारत, ये पूर्वी भारत और ये पश्चिमी भारत। तो यानी कि एक बीच में से इधर से एक रेखा गई हरियाणा इंडिया के, और उसके 300 मील ऊपर है हरियाणा उत्तर की तरफ। तो ये कौन सी रेखा थी जो भारत के बीचों बीच जाती है? कर्क रेखा। तो हरियाणा किस रेखा के नॉर्थ में 300 मील दूर है? कर्क रेखा के। कर्क रेखा हरियाणा के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है कि सूर्य देवता की प्रतिमाएं हरियाणा में से किस स्थान पर खोजी गई थी? सूर्य देवता की जो फोटो जो मूर्ति है वो हरियाणा में कहाँ पर मिली थी? हांसी, बेरी, तोसाम या सभी? तो सब जगह मिली थी। हांसी में भी मिली है सूर्य भगवान की, तोसाम में भी और बेरी के अंदर भी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी, टांगरी, दोहान या कृष्णावती? तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी, टांगरी नदी। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? टांगरी नदी। एक है घग्गर नदी। घग्गर नदी किन दो पहाड़ियों के बीच में बाउंड्री बनाती है? एक तो मोरनी की पहाड़ी हो गई और दूसरी टिपरा की पहाड़ी। मोरनी की पहाड़ी और टिपरा की पहाड़ी दोनों के बीच में बाउंड्री का काम कौन करती है? घग्गर नदी। ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 39 है फरीदाबाद शहर किसने बसाया था? तो ये बसाया था शेख फरीद ने। शेख फरीद ने, औरंगजेब के समय ये वहाँ पे मंत्री था शेख फरीद, इसने फरीदाबाद शहर बसाया था।
ठीक है, फरीदाबाद शहर बसाया था शेख फरीद ने कब? 1607 के अंदर। सॉरी, जहांगीर के दरबार की बात है, जहांगीर के टाइम की बात है। शेख फरीद 1607 में बसाया था इसने। फरीदाबाद जिला कब बना था? फरीदाबाद कब जिला बना था? 15 अगस्त 1979, 1979 में। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना था। 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे। वैसे एक प्रश्न आया था महेंद्रगढ़ कब बना था? तो महेंद्रगढ़ बन गया था 1948 में, ध्यान रखना। महेंद्रगढ़ 1948 में बन गया था। किस रियासत से अलग हुआ था ये? पटियाला रियासत से अलग होकर बना था ये। 40% पूरे, और यहाँ पे जीके, कंप्यूटर और हरियाणा जीके हमारी पूरी हो गई। अब 15% इंग्लिश, 15 हिंदी, 15 रीजनिंग, 15 गणित के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है और आपके उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, और ये दिया है वॉक और मूव इन ए लेजरियस और एमलेस वे। मतलब ऐसे ही टहलना, भटकना, मतलब कोई टारगेट नहीं, कहाँ जाना कहीं नहीं, ऐसे घूमने फिरने के लिए भटकना, उसको क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में तो बोल दिया भटकना, ठीक है। वांडर, वॉन्डर, योंडर या पर्च। वांडर का अर्थ देखो मैं बताता हूँ, वांडर का अर्थ होता है भटकना। अच्छा, योंडर का अर्थ क्या हो गया? उधर, उस साइड, दूसरी साइड, ठीक है, उधर का, दूसरी साइड का। वॉन्डर मतलब हैरान हो जाना, और पर्च का अलग चीज़ होती है ये। तो इसका मतलब क्या होगा? भटकना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखो ए और बी में स्पेलिंग का अलग है, वांडर और वॉन्डर, तो ये होता है वांडर, ऐसे ही घूमना फिरना। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? भटकना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है और इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा ये आपको बताना है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो, नींद में चलता हो उसको क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट। और जो नींद में बोलता हो उसको बोलते हैं सोमनालोक्विस्ट, ठीक है। चलने वाले को बोलते हैं बुलिस्ट, और बोलने वाले को बोलते हैं लोक्विस्ट। ध्यान रखना, नींद के अंदर चलना सोमनाबुलिस्ट, नींद के अंदर बोलना सोमनालोक्विस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 है और इसमें आपको ईडियम बताना है। किस फ्रेज का क्या ईडियम हो बताना है। ही इज़ फेसिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज करप्ट प्रैक्टिसेस। उसने जो गलत काम करे थे ना, वो उनको फेस कर रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब किसी बुरी चीज़ को फेस करना, मतलब है फेसिंग द म्यूजिक, मुसीबत का सामना करना, मुसीबत का आन पड़ना। फेसिंग द म्यूजिक, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें भी आपको ईडियम बताना है और ये दिया है प्ले डेविल्स एडवोकेट। भाई राक्षस का वकील बनना, कहने का मतलब ये है। अब राक्षस का वकील बनने का क्या मतलब है कि जो कथा, जो बात प्राचीन चलती आ रही है उसका विरोध कर देना। टू आर्ग्यू द अपोजिट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। भाई आप बेफालतू में आर्ग्यूमेंट करने के लिए जो बात हो रही है उसके विरोध में बोलना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी और यह है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर की करेक्ट स्पेलिंग होगी ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। 46 में भी आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है। किसकी स्पेलिंग सही आएगी? 4 वर्ड दे रखे हैं। एस्थेटिक, छोटी सी गलती, एस्थेटिक में क्या आएगा? AESTHETIC, एस्थेटिक्स। आउटरेजियस, इसकी आएगी आउटरेजियस, आर यहाँ पर, जी के बाद क्या आएगा? ई, यहाँ पर भी ई आएगा। ऑलरेडी की स्पेलिंग सही है, ओरिजिनल की क्या आएगी? ORIGINAL। तो स्पेलिंग कौन सी सही है? ऑलरेडी वाली, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी की स्पेलिंग सही दी गई है। 47 है प्रोक्यूर। प्रोक्योर का सिनोनियम बताना है। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? प्रोक्योर का मतलब होता है पा लेना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। अब इसका सिनोनियम की तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या क्या होता है? प्राप्त करना, प्रोक्यूर करना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, खालिस्तान आपको भरना है। सेंटेंस दिया है सम ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस। जो ट्राइब है उनके पास रिच और यूनिक ट्रेडिशनल कल्चर होता है। ब्लैंक देयर ओन लैंग्वेज, उनकी खुद की भाषा के अंदर। तो मतलब क्या होगा? उनकी खुद की भाषा को जोड़कर, इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज। इंक्लूडिंग आएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सीधा मतलब है कि जिरंड के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, सम ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग देयर
ऑन लैंग्वेज। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इंक्लूडिंग आएगा, इंक्लूडेड पास्ट की बात हो जाएगी। इंक्लूड देखो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है तो पास्ट की फॉर्म तो आएगी नहीं। इंक्लूसिव है, ये वर्ब की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इंक्लूड और इंक्लूडिंग में से इंक्लूडिंग आएगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। आ गया क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक करना है। द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज ब्लैंक बाय पीपल इज नॉट सीवियर अमॉन्ग द एजुकेटेड वुमेन। तो यहाँ पर क्या आएगा? डिमांडेड, डिसाइडेड, सोल्ड और परसीव्ड। तो यहाँ पर आएगा परसीव्ड। भाई जो बेरोजगारी की जो समस्या है जो लोगों के द्वारा दिखाई जाती है वो पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच में उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा परसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 50 है और इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना, मतलब सेंटेंस का एरर बताना है, किस पार्ट के अंदर एरर है। ठीक है, द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन। तो यहाँ पर नीड नहीं आएगा। द किचन नीड्स क्या आएगा? नीड्स सिंगुलर है, एस या ईएस इसके साथ आएगा। ऑप्शन बी में एरर दिया गया है। 51 है, इसमें भी आपको एरर बताना है, ग्रामेटिकल एरर इसके अंदर बताना है। 10 years since मोहित लेफ्ट इंडिया एंड स्टार्टेड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डाउनटॉप रोड। इसके अंदर एरर ही एरर है। 10 years since इसमें आएगा इट हैज़ बीन 10 years। पहले तो आएगा इट हैज़ बीन 10 years since। ठीक है, इट हैज़ बीन आएगा सबसे पहले तो इसके अंदर। उसके बाद है स्टार्ट वर्क टुगेदर नहीं आएगा, ये आएगा स्टार्ट वर्किंग फॉर। वर्किंग आएगा इसके अंदर, वर्क की जगह। ठीक है, दो एरर हैं इसके अंदर। ऑप्शन डी तो वैसे सही दे रखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वर्किंग आएगा। और 10 years के आगे क्या आएगा? इट हैज़ बीन 10 years। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो 10 years सिंस मोहित हैड लेफ्ट इंडिया। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे वर्किंग ही आएगा, वो भी जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। 52 में बताना सही है या गलत है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो? कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही दे रखा है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कोई गलती इसके अंदर नहीं दे रहा कि बिल्कुल सही ये सेंटेंस दिया गया है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 53 का दिया है कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग ए ब्रांड न्यू कार। छोटी सी गलती है, क्या आर नहीं आएगा यहाँ पर आएगा इज। 30 किलोमीटर्स एक सिंगल यूनिट है, 30 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करना, ये बात इसके अंदर कही गई है। तो इसमें आर की जगह क्या आएगा? इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, ये आएगा। ठीक है, आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा यहाँ पर। सिंगुलर फ्रेज है ये। 30 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, ये हम सिंगुलर में लेते हैं। ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 54 और 55 में क्लोज टेस्ट है, ये आपको फिलअप करने हैं। 54 के अंदर आएगा लीड, फर्स्ट फॉर्म में आएगी इसकी। और 55 के अंदर जो पूछा है उसके अंदर आ जाएगा रीच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इंग्लिश पूरी हो गई। अब हमारे 15% आएंगे हिंदी के। अब हम 15% फटाफट से देखने वाले हैं हिंदी के। पहला प्रश्न है कि विद्यालय में किस संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्या प्लस में आलय, विद्यालय। यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, दो स्वर मिल गए तो स्वर संधि हो गई। और दोनों स्वर लगातार मिले तो कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का भी भेद पूछता तो दीर्घ स्वर संधि हो गई, विद्या प्लस में आलय। 57 का गौशाला में कौन सा समास है? गौ प्लस शाला, गौ का रहने के लिए जगह है, तो वो क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आ जाएगा गौशाला के अंदर। देखो क्लास थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, रिवाइज का टाइम चल रहा है फटाफट। ठीक है, फिर भी जहाँ समझाने की जरूरत पड़े वहाँ पे समझाया भी जा रहा है आपको। सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक भी नहीं है, आज्ञावाचक, संदेह का भी कोई काम नहीं है इसके अंदर, आज्ञा की भी नहीं है भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम सदा सच बोलो। इसने सिर्फ अपनी इच्छा जताई है कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। कौन सा वाक्य है ये? इच्छावाचक वाक्य है, सदा सच बोलना चाहिए। 59 है जननी तू जननी भई विधि सब कछु न बसाए। देखो एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है तो वैसे अनुप्रास भी। अनुप्रास का कौन सा भाग है? अनुप्रास के अंदर अगर एक शब्द 2 बार आवृत्ति हो तो वो होता है लाट अनुप्रास। ठीक है, लाट अनुप्रास। प्रश्न नंबर 60 है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना, सबसे अलग रहना। बोल देते ना गाँव में अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग होना।
प्रश्न नंबर 61 दिया कि कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन वो होते हैं जिसमें मुंह में से जो है हवा निकले बोलते टाइम, श, लेकिन ग बोलते टाइम नहीं आएगा। तो उष्म व्यंजन कौन सा नहीं, इसमें से ग जो है ये उष्म व्यंजन नहीं है। प्रश्न नंबर 62 दिया कि शुद्ध शब्द बताओ। इनमें से जो शब्द दे रखे शुद्ध शब्द कौन सा है। अनाधिकार भी शुद्ध है, अंतर्ध्यान भी शुद्ध है और अहिल्या भी, उपर्युक्त भी। लेकिन इसमें से प्रॉपर आपको ये बताना है शुद्ध कौन सा। देखो हमने सारे पढ़ रखे हैं, सारे के सारे शब्द हमने पढ़ रखे, सारे हमारी दृष्टि में शुद्ध हैं। अनाधिकार नहीं आएगा, होता अनधिकार। अनाधिकार ये नहीं होता, ये होता अनधिकार। अंतर्ध्यान नहीं होती, होता अंतर्ध्यान। अहिल्या नहीं होती, होता अहिल्या, अहिल्या। सिर्फ और सिर्फ जो उपर्युक्त लिखा है ये शब्द सही है। अभी इसके अंदर उपर्युक्त जो शब्द लिखा गया वो सही है, ये बाकी तीनों के तीनों गलत लिखे गए हैं, ये ध्यान रखना। अंतर्ध्यान होती है, अंतर्धान होता है, या नहीं आता इसके अंदर। ये अनाधिकार नहीं, अनअधिकार होता है। ये अहिल्या नहीं, अहिल्या होता है ये। प्रश्न नंबर 63 है कि भाववाचक संज्ञा बताओ कौन सी है। इनमें से भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है कौन सी है। भारत, लड़का, मित्रता या पेड़, तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मित्रता। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का। मित्र का क्या बनेगा, मित्रता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 64 है, मैं जा रहा हूँ खालिस्तान, चिंता मत करना, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। हवाबाजी में अपुन की मत लिख लेना, ये कुछ भी नहीं होता हिंदी के भाषा के रूप में, अपुन वगैरह। प्रश्न नंबर 65 है, प्रविशेषण क्या होते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण होता है तो विशेषण की विशेषता बताएं, विशेषण की विशेषता बताएं, उनको बोलते हैं प्रविशेषण। संज्ञा की विशेषता तो विशेषण ही होते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताएं उनको तो विशेषण ही कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन समय की बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 67 है, पुल्लिंग शब्द बताओ। पुल्लिंग शब्द बताओ। सरसों, मकई, ये तो फसल के नाम है, दोनों स्त्रीलिंग में है। तो सरसों, उगादी, सारस और मूंग, तो मूंग जो है इनमें से जो मूंग जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का। प्रश्न नंबर 68 है कि वह घर में नहीं है, इसमें कौन सा कारक है। देखो करण, देख कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, अधिकरण का होता में और पर, तो इसमें लिखा में, तो कौन सा कारक हो गया, अधिकरण। संप्रदान का क्या आएगा, के लिए, ठीक है, के लिए होता तो संप्रदान होता है, इसमें लिखा में या फिर पर, तो वो होता अधिकरण कारक। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। इसके अंदर कौन सा कारक आएगा, अधिकरण कारक इसके अंदर आएगा। में है तो ये किसका होता है, अधिकरण कारक का होता है। प्रश्न नंबर 69 है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, गायक, नायक, शावक या उपखान। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, वो नहीं है उपखान, उपखान। प्रश्न नंबर 70, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाए क्या कहते हैं। देखो शब्द के शुरू में लगे तो कहलाएंगे उपसर्ग, और शब्द के अंत में लगे तो कहलाएंगे प्रत्यय। शब्द के आरंभ में उपसर्ग आंसर हो जाएगा, और अगर शब्द के अंत में लगते तो वो होते हैं प्रत्यय। ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय। 70% पूरे, और यहाँ पर हमारी आके हिंदी भी पूरी। अब करेंगे गणित और रीजनिंग के 15 सवाल गणित के, 15 रीजनिंग के। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब 7900, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ है, ज़बरदस्त पीडीएफ डाल रखी, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ डाल रखी, चेक करो वहाँ पे जाके, ठीक है। अब हम करेंगे सबसे पहले गणित के सवाल, 15 सवाल। अब है गणित का पहला सवाल, सवाल नंबर 71, और इसमें संख्या दे रखे 145.390। तो इसमें 4 का अंकित मान बताओ। अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू यानी कि इसके चेहरे की, इसकी शक्ल की क्या कीमत हो। 4 की शक्ल क्या रहेगी, 4 ही तो रहेगी, तो इसकी फेस वैल्यू रहेगी 4। अगर इसकी प्लेस वैल्यू पूछ लेता तो 4 और 4 के बाद कितना है 40 आती, पॉइंट वाला नहीं काउंट किया जाएगा। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती, और फेस वैल्यू कितनी है इसकी 4 रहेगी। 72 नंबर सवाल, उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंड हैं। यानी कहने का मतलब 36 के गुणनखंड क्या है। देखो 36 किससे भाग होता है, 2 से, 3 से भी होता है, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, इसके बाद 12 से भी, 18 से भी। इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा कौन सा इसमें, ये
2 3 4 6 9 12 18, ये सारे के सारे 36 के गुणनखंड हैं। इसको भाग दे के देख, 36 को 2 से भाग हो गया, 3 से भी होएगा, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, वो उसके फैक्टर हैं सारे के सारे। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 73 है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में, देखो कोई भिन्न है, मान के चलो x भिन्न है, इसका अंडरूट निकाल दिया, अब इसमें 1 जोड़ दिया हमें, तो हमें मिला 3 सही 1/4। तो ये कितना होगा, 4 × 12 और 1 13/4 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, भिन्न के वर्गमूल के अंदर, यानी कि अंडरूट x कितना आएगा, 13/4 में से 1 घटा दो। ठीक है, 13/4 में से 1 गया तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 13 - 4 कितना बचेगा, 9/4। अंडरूट x कितना आएगा, 9/4, और हमें भिन्न निकालने की x, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ये अंडरूट से अंडरूट कट जाए, स्क्वायर कट जाए, तो ये कितना बचेगा, 81/16। भिन्न क्या आ गई हमारी, 81/16। अब इसमें से किस ऑप्शन का अर्थ है 81/16, तो ये 16 × 5 = 80 और 1 81, 81/16। जो जो बात दे रखी वो हमने भिन्न x मान ली, तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर 1 जोड़ दिया, तब हमारे पास आया था 4 × 12 और 1 13/4। यहाँ से x का मान निकालना है, पहले 1 इधर लेके जाओ, फिर इसका रूट हटाने के लिए इसका इस साइड स्क्वायर कर दो, वो बनेगा 81/16। समझने के सवाल है बस, आसान से काफ़ी। अगला है ये देखो, अब इसमें जोड़ घटा गुणा भाग करने बैठो तो आपकी मर्जी है, ना बैठो तो भी आपकी मर्जी है। सीधा फार्मूला दे रखा है, a³ + b³ = 3ab, ठीक है, और लास्ट में है -ab ये। अब इसमें क्या करना है, सीधा सा फार्मूला है, a³ + b³ = 3ab × a - b या a + b जो भी है। ये माइनस है ना, ये -1 इसके गुणा में है, ये ध्यान रखना, -1 जो है इसके गुणा के अंदर ले रखा है, ताकि फार्मूला बनेगा सीधा a³ + b³ का। ठीक है, इसके बाद आगे आप इसको सीधा सोल्व कर लेना इसको। सवाल नंबर 75 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करेगा। अब देखो इस सवाल के उत्तर में वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 4 लगातार संख्याओं के गुणा करेंगे तो उससे पूरा का पूरा भाग कर देगा। ये कहने का मतलब हमने 4 संख्याएं मान ली, 5 6 7 8, इनके आपस में गुणा करो, तो इन ऑप्शन में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे पूरा पूरा भाग होगा, ये बताना है। देखो 5 × 30 और 8 × 7 = 56, 56 × 30 बचेगा। अब ये देखो 8 से भी भाग होएगा, 12 से भी, 6 से भी, 24 से भी, सभी से भाग हो रहा है, सभी से भाग होएगा ये। लेकिन इसके हिसाब से देखो, अगर हम कोई भी मान लो, जैसे इंटीजर मान लिया 2 3 4 5, ये कितना बनेगा, 5 × 4 = 20, 20 × 60, 60 दूनी 120, 120 क्या है, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी और 24 से भी। उत्तर हमारा कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, भाई सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ क्या है, अगर हमने मान लिया कि क्रमांक है वो 1 2 और 3 4, अब इनकी गुणा करो आपस में, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, तो इतना आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हम मान के चलेंगे, बड़ी तो अपने आप कट जाएगी किसी से भी। सबसे छोटी संख्या है ये 4, 1 2 3 4, इनका जो आएगा उत्तर वही इसका उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, तो वो सबसे बड़ी संख्या इनमें है 24। लगातार 4 संख्याएं किससे कटेंगी, 24 से कटेगी। सवाल नंबर 76 है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम से कितने हैं। देखो मान के चलो दिव्या के अंक है 100, तो श्याम को कितने मिले हैं, 125। ये दिव्या के हैं, ये श्याम के हैं। अभी पूछे दिव्या के अंक श्याम से कितने नंबर कम है, 25 नंबर कम है, और श्याम का प्रतिशत पूछा है, तो 25/125 गुणा में 100, 25 100, 4 से काटेंगे तो 20। तो देखो ये श्याम के अंक दिव्या से अधिक कितने हैं, 25%, और दिव्या के कम कितने इससे, 20%। कैसे आया, 25/125 गुणा में 100, कितना आ जाएगा, 20%। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका उत्तर हो जाएगा 20% कम है। सवाल नंबर 73 है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। वही फार्मूला लगेगा, x + y + xy/100। ठीक है, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुणा 10/100। यहाँ पे माइनस का कोई चक्कर ही नहीं, 2 0 से 2 0 1 बच जाएगा, 10 और 10 20, 20 और 1 21। अगर घटता तो एक अंक माइनस ले लेते हैं, अगर बढ़ रहा है तो सारे प्लस में रहेंगे। ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 21%।
दूसरा तरीका ले लो भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। तो हमने उसकी भुजा मान ली 100, तो इसका क्षेत्रफल कितना होएगा 10,000। 100 का स्क्वायर करेंगे तो अब इसका क्षेत्रफल 10 बढ़ गया, तो यानी कि अब साइड कितनी हो गई, इसकी भुजा 10 बढ़ी तो 110 हो गई। 110 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121, 12,100। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2100। पहले कितना था 10,000 गुणा में 100, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, कितना बचेगा 21%। जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो। आंसर आएगा इसका 21%, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 78 है कि एक दुकानदार 46 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% का नुकसान होता है, तो 6% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मान के चलो वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 रुपये था, उसने 8% नुकसान पर बेचती, कितने में बेची 92 पे। उसको 6% लाभ कमाना तो कितने में बेचनी पड़ेगी 106 पे। 92 की वैल्यू दे रखी कितनी 46 की, 106 की निकालनी है तो 46 बटे 92 गुणा में 106, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटो 2 5 10, 2 53 रुपये। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसको 53 रुपये में अगर वो वस्तु बेचेगा तब जाके उसको 6% का लाभ होगा। ठीक है, ये सीधा हो जाएगा। और उस वस्तु का अगर पूछता क्रय मूल्य है कितना, तो वस्तु उसके 50 रुपये की पड़ेगी। जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप कर लेना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 53 रुपये। सवाल नंबर 79 है कि रीना ने साधारण ब्याज पर, ब्याज दर है उतने ही वर्षों के लिए 1800 रुपये का ऋण लिया था। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज 1100 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी। तो इस सवाल में जो दिया है वो है कि दर और जो समय है वो बराबर है, यानी कि अगर हम दर x मान ली तो समय भी हमारा x माना जाएगा। अब साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये होता है साधारण ब्याज। अब इसने साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना ब्याज दिया है 1152 रुपये। साधारण ब्याज है 1152, मूलधन है 1800, दर मान ली x, समय भी x बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये 18 इसके नीचे आ जाएगा। x गुणा x क्या बनेगा x स्क्वायर। x स्क्वायर किसके बराबर आ 1152 बटे में 18। इसको काट लो, 18 छिके 108 और 18 चौक 72। x स्क्वायर आ गया 64 पे, तो x का मान कितना आएगा 64 का अंडरूट। 64 का अंडरूट कितना आएगा 8, यानी कि उसकी दर और समय कितना था 8 दर 8%, समय 8 साल। क्योंकि इसमें एक चीज़ लिख रखी दर और समय बराबर, तो दोनों हम x मानेंगे, एक ही चीज़ मानी जाएगी। ये नहीं कि दर x मान ली समय y मान लिए, तो अलग अलग हो जाएंगे। आगे है सवाल नंबर 80। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो भरने का है 20 मिनट और खाली करेगा 28 मिनट में। खाली वाले को माइनस रखेंगे, भरने वाले को प्लस रखेंगे। 28 और जो है 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 140। 20 7 है 140, 28 5 140। अब ये खाली करा तो इसकी क्षमता किस में लेंगे हम माइनस में। ये भर रहा है इसकी 7 में, तो ये 1 मिनट में 7 तो भरेगा, लेकिन अगला जो 5 खाली कर देगा। तो कहने का मतलब है 1 मिनट में कितना पानी डलेगा इसके अंदर 2 ही डलेगा। ठीक है, या तो फिर इनकी एफिशिएंसी का अंतर ले लो, इसका 7 है इसका 5 है, तो कितने का 2 का, तो 2 से इसको भाग दे दो, कितना आएगा 70। तो कितने का मिनट में टंकी भरेगी 70 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में तो खाली 2 लीटर पानी डलेगा, 140 लीटर डालना, तो कितने मिनट में डलेगा 70 मिनट के अंदर वो पानी डलेगा, 70 मिनट में टंकी पूरी भरेगी। आगे सवाल नंबर 81। 9, 14 और 99 का चौथा समानुपाती बताओ। देखो इसके लिए सीधा सा बात है, चौथा समानुपाती हमने मान लिया x, तो 9 बटे 14 बराबर 99 बटे में x। तो x का मान निकालना है, तो 99, ये 14 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 9, इसको काट दो 11 से, तो 14 गुणा 11 करें कितना आ जाएगा 154। कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना पहले 2 को आपस में बटे में बराबर तीसरे को आपस में बटे, तीसरा चौथा, ये सीधा फार्मूला है। a बटे b बराबर c बटा d, चौथा निकालना है तो d का। ठीक है, ये ऐसे करना, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 82 है कि 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताओ। अब ऐसे मत करना 7, 14, 21, 70 हो गए, फिर 77, फिर 84, ऐसे करके 140 तक लिखो, फिर इनको जोड़ो, फिर 20 से भाग दो। बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देख 7 के 20 मल्टीपल होंगे, 7 से शुरू होकर 140 पे ख़त्म। 7 का 10वां मल्टीपल आएगा 70 और 11वां आएगा 77। तो जो एवरेज आएगी वो उन दोनों के बीच की आएगी। तो 70 और 77 का एवरेज कितना होगा 73.5। क्योंकि जो लगातार 20 संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो कितना आएगा 10 और 11 संख्या के जो बीच का होगा वो निकलेगा। समझ गए।
तो ऐसे ही एक 20 मल्टीपल है तो 10 और मल्टीपल है 70, 11 और 77, इन दोनों के बीच का मल्टीपल आएगा 73.5। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 82 का। आगे है सवाल नंबर 83। इसमें दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगी। ये मीटर उत्तर दे रखा सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ पहले। 72 है, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए कितना करेंगे 5/18, 18 चौक 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। ठीक है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/18 से कर देते हैं ना गुणा सीधा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। अब देखो ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर, पुल की लंबाई है 132 मीटर, टोटल दूरी कितनी तय करेगी ट्रेन 110 जमा 132 242 मीटर। स्पीड कितनी है, ये कितनी आई थी 20 मीटर प्रति सेकंड आई थी स्पीड हमारी। हमें निकालनी है क्या, टोटल टाइम निकालना है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, स्पीड क्या होती है दूरी बटे में चाल, तो टाइम क्या हो जाएगा दूरी बटे में समय चाल, दूरी बटे में स्पीड क्या होती है दूरी बटे में समय, तो समय क्या हो जाएगा दूरी बटे में चाल, डिस्टेंस अपोन में स्पीड। डिस्टेंस है 242 मीटर और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। इसको काटेंगे तो इससे कितना आ जाएगा भाई, 1 जीरो हटा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 12.1 मीटर, 12.1 सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा इसको 12.1 सेकंड इसको टाइम लगेगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 84 दिया है, 3 बर्तन हैं उसमें दूध और पानी दे रखा बराबर धारिता उनकी 3:1, 7:1 और 11:5। तीनों को एक चौथे बर्तन में मिला दिया तो उसमें लास्ट में कितना अनुपात बनेगा, और ये अनुपात पूछा है देखो, पानी अनुपात दूध, पानी और दूध का अनुपात पूछा और दे रखा दूध और पानी का। पहले में दे रखा कितना 3:1, दूसरे में 7:1, तीसरे में 11:5। ये कितना है 4 हो गया, ये टोटल कितना 8 और ये टोटल कितना हो गया 16। सभी को बराबर बनाओ तो इसको 4 से गुणा करो, इसको 2 से, तभी तो 16 बनेगा। तो 4 से गुणा करें कितना बनेगा 12:4, इसको 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14:2 और ये तो नीचे ऑलरेडी है 16 11:5, इनको जोड़ दो तो दूध कितना बन जाएगा सारा 11 और 12 और 14 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 37। इधर पानी कितना बनेगा 4 2 4 5 11। यह आ गया मिल्क रेशियो वाटर का। हमें पूछा है किसका पानी और दूध का, तो ये उल्टा हो जाएगा 11:37। 11:37 दिया ऑप्शन बी के अंदर, 11:37 किस में दिया है ऑप्शन बी के अंदर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर आप खुद से देख लेना, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका 16। इसने पूछा है डिफरेंस ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ए एंड सी इन एग्जामिनेशन, ए के टोटल नंबर ये और सी के ये, इनका अंतर पूछा है। ठीक है, देखो ये 68 और ये इसके 2 नंबर इसमें ज़्यादा है, इसके 2 नंबर इसमें कम है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। इन दोनों का अंतर पूछा है, मैन यही आएगा भाई 86 इसमें 84 है तो इसके 2 नंबर फालतू हैं, इसमें 66 इसके इसमें 2 नंबर इसके फालतू, तो कट जाएंगे आपस में। तो 88 और 72 का अंतर कितना है 16, जोड़ना है ही नहीं, इतना सीधा सवाल है। सवाल नंबर 86 लास्ट के 15 सवाल हैं, रीजनिंग के हैं, फटाफट से देखते हैं। पहला है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का, कोई भावना आनंद नहीं है, ये भावना है और ये आनंद है। कोई ग्राम क्लिंट नहीं है, कोई ग्राम क्विंट नहीं है, सभी के बीच में ना दे रखा है। कोई आनंद भावना नहीं है, बिल्कुल भी कोई भावना जो है वो आनंद नहीं है, तो कोई आनंद वो भावना नहीं होगा। ओके, अगला देख, कोई कुछ ग्राम क्लिंटन है, नहीं भाई इनकी तो पहले नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसमें किसको अनुसरण करेगा केवल एक को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 87 नंबर है, ई और ए बी की 2 बेटियां हैं, बी के 2 बेटी है, एक है ई और एक ए, दोनों बेटियां हैं। और 4 इज मैरिड टू वी, ये 4 कहाँ से आ गया भाई, 4 इज मैरिड टू वी, देन हाउ इज वी रिलेटेड टू ई, वी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, वी का ई से क्या संबंध है, ये 4 इज मैरिड टू वी, तो हाउ इज वी रिलेटेड टू ई, ये 4 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे ए आना चाहिए मेरे हिसाब से। ए की शादी हो गई वी से, तो ई और वी से भी कोई करेक्शन नहीं बनेगा, इसमें शायद स्टेटमेंट गलत है, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा। ए बी ई वी 4 दे रखा, तो ये किसकी शादी हो रखी है वी से, ये बताना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, क्योंकि इनमें तो कोई कनेक्शन नहीं दे रखा आगे, तो इसमें स्टेटमेंट गलत है, दोबारा से देखना पड़ेगा। 88 नंबर देखो, वी इज़ द डॉटर ऑफ एम एक्स एंड एन इज़ द डॉटर ऑफ एन एक्स, एम एक्स एंड एन एक्स हैव द सेम फादर,
MX और NX ये दोनों बहन भाई हो गए, इनका सेम बाप है। V इसकी बेटी है और N इसकी बेटी है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड N? तो V और N क्या हो गया आपस में? भाई V और N आपस में क्या बनेंगे? कजन हो गए। ये दोनों आपस में बहन या भाई कुछ भी हो सकते, चचेरा ममेरा फुफारा भाई बहन कजन बनेंगे आपस में, क्योंकि ये दोनों बहन भाई कुछ भी है आपस में, क्योंकि इनका बाप एक ही है। 89 नंबर का है, दो कथन दे रखे हैं स्टेटमेंट और आपको उत्तर ढूंढना है। ये वाला आपको आंसर ढूंढना है। स्तंभ Q के संदर्भ में स्तंभ P की दिशा, P और Q के आपस में डायरेक्शन बताने की, Q के हिसाब से P किधर है। अब इसमें यह देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट से हम उत्तर निकाल सकते हैं, पहली से निकाल सकते हैं या पहली और दूसरी से या दूसरे केली से। स्तंभ B X के दक्षिण में है, X यहाँ पे है तो इसके दक्षिण में P हो गया, जो कि B के पूर्व में है और B के पूर्व में है ये। स्तंभ Q स्तंभ B के उत्तर में है, B के उत्तर में है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं भाई ये P है तो ये इसके दिशा में नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। बिल्कुल हम कथन एक का यूज करके उत्तर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कथन दूसरा दे रखा है कि P B के दक्षिण में और X Q के, इसमें नहीं निकाल सकते क्योंकि P और B का संबंध दे रखा और X और Q का, लेकिन इनका आपस में किसी का संबंध नहीं दे रखा। तो उत्तर हम खाली एक का डाटा ही पर्याप्त है, दो का डाटा पर्याप्त नहीं है, केवल ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। 90 नंबर आप खुद से कर लेना, कथन निष्कर्ष का है, कई बार करवा चुके हैं ये। 91 का भी खुद से कर लेना। 92 का है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट इसमें करनी है, 8 बंदे इसमें बैठाने हैं टोटल, ठीक है। 8 इसमें बैठाने हैं राउंड टेबल पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो क्या क्या दे रखा है। E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F एंड थर्ड टू द राइट ऑफ A। अच्छा, उसके बाद है B इज थर्ड टू द राइट ऑफ G हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड F। C इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B, D इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अब यहाँ से देखो A का जिक्र है ना बार बार, तो सबसे पहली लाइन से ले लो। E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F है, F के सेकेंड लेफ्ट में E इधर बैठेगा, और थर्ड टू द राइट ऑफ A, E जो है वो A के थर्ड राइट में है, तो A यहाँ A का थर्ड राइट कौन सा होगा? A यहाँ बैठेगा, A का फर्स्ट इधर आएगा, A के थर्ड राइट में E है, ठीक है। F के तो सेकंड लेफ्ट में और A के थर्ड राइट में है E, बैठ गया। D है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा है? D है, ये इधर बैठेगा। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के थर्ड लेफ्ट में है कौन? D, तो H का थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा? H यहाँ बैठेगा, इसका थर्ड लेफ्ट इधर, ये तो आएगा, बैठ गए सारे। अब ऊपर वाली लाइन पकड़ो वापस से, B इज थर्ड टू द राइट ऑफ G, B जो है वो G के थर्ड राइट में है भाई। अब B कहाँ बैठा सकते हैं? या तो यहाँ बैठेगा B, या फिर यहाँ बैठेगा, या फिर यहाँ, ठीक है। B और G के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, तो B और G यहाँ पे ही बैठ सकते हैं, या फिर यहाँ पे बैठ सकते हैं, इधर भी। लेकिन इसने जो कहा है कि जो G है ना, B इज थर्ड टू द राइट ऑफ G, G जो है वो E और F का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब G यहाँ पे भी नहीं आएगा और G यहाँ पे भी नहीं आएगा। E और F का पड़ोसी, तो यहाँ पे दोनों जगह G नहीं आएगा, तो इसका मतलब G कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। अब G यहाँ पे बैठ गया, तो B जो है वो G के दाएं से तीसरा, तो इसके दाएं से तीसरा B कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ये ऊपर G आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे जो बच गया वो आएगा A B C, बच गया यहाँ पे C आ जाएगा नीचे, बस ये बैठेंगे सारे के सारे। C के दाएँ से पाँचवा कौन सा? C के दाएँ से चौथा और पाँचवा कौन सा है? B। C के दाएं से चौथा पाँचवा कौन सा है? B आ जाएगा, ऑप्शन C इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 92 का। 93 का खुद से कर लेना। 94 का देखो, इनमें से अलग क्या है? कोकीन, निकोटीन, कैफीन और हीरोइन। तो ये है कैफीन, ये एक पेय पदार्थ है कॉफ़ी के अंदर जो हम पीते हैं वो, ठीक है। बाकी हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं अलग अलग। 95 का बताओ इनमें अंतर क्या? देखो D E F G, तो ये क्या आ जाएगा? H O P Q R S, H S, ऑप्शन A उत्तर हो जाएगा 95 का। अब देखो इसमें एक, उसके बाद ये 2 का स्क्वायर 3 की क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 की क्यूब, 6 का स्क्वायर तो आएगा 7 की क्यूब। 7 की क्यूब कितना होता है? 343, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 96 नंबर का। 97 का ये खुद से कर लेना, पिछले वाले में करवाया था भाई। इसमें पहले एक लड़की बैठेगी, फिर एक लड़का, पहले एक लड़की फिर एक लड़का, फिर दूसरी लड़की फिर 2 लड़के, फिर तीसरी लड़की फिर 3 लड़के, फिर चौथी लड़की फिर 4 लड़के, ऐसे बैठे हैं इसके अंदर, ठीक है।
और इसमें टोटल 35 बच्चे बैठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, फिर एक आएगा 28, फिर 29 30, 30 तक उत्तर पूछा है। 21 और 30 के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 1 2 लड़कियां आएंगी इसके अंदर, ठीक है। एक ही आएगी, दूसरी तो आएगी भी नहीं, तो भारी हो जाएगी, एक ही लड़की आएगी, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 98वां नंबर का है ये सिटिंग अरेंजमेंट का, काफ़ी लंबा प्रश्न है ये। 99वां नंबर देखो तो इसमें ये पूछा है, इसमें क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। देखो 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 121 में से 1 गया तो 120, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 49 में से 4 गए तो 45, तो ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गए तो 16, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का है, इसमें यह पूछा इमेज क्या आएगा, ये इमेज है इसकी उल्टी करी तो ये है, और इसका उल्टा करेंगे तो ऐसे बन जाएगी, ऑप्शन ए वाली, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 60 पूरा हुआ। 100 के 100% हमने कर लिया डिटेल में आंसर के साथ। फटाफट फास्ट क्लास हो सकती है क्योंकि हमें रिवाइज करना है सब कुछ। जिक के आपको डिटेल में समझा दी, बाकी सब कुछ आपको आना चाहिए, रिवाइज के लिए होता है मॉक टेस्ट। डाउट हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।